बहन जी का जो सवाल है कि भारत में खासतौर से नॉर्थ भारत के अंदर और खासतौर से दिल्ली के अंदर जो शेड्यूल कास्ट का एक हिस्सा है जो सफाई का काम करता है, उसको यहां बार बार ये बताया जाता है कि उससे सफाई का काम और टट्टी उठवाने का जो काम है वो मुगलों ने किया, मुसलमानों ने करवाया है। ये बात हर बच्चे के कान में डाली जाती है जो सफाई की जाति के काम करने वाले लोग हैं या जो सफाई के कर्मी हैं या जो बस्तियां हैं, और ये बहुत घोट घोट के पिलाई जाती है कि सफाई का जो काम है वो मुगलों ने करवाया है, मुसलमानों ने करवाया है। हर बच्चे से आप पूछ लो, हर बच्चा इसको तुरंत बता देगा कि ये मुगलों ने और मुसलमानों ने करवाया है। इसलिए सोनू बहन जी जब ये पसंद करती हैं, अगर वो मेरे को फोन कर लेती तो मैं 2 मिनट में उनको इतिहासकार बना देता। और आज यहाँ जो 246 आदमी है वो पूरे इतिहासकार बन के जाएंगे एक एक चीज को, और किसी को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आप बुद्ध को नहीं समझ पाते और डॉक्टर अंबेडकर को नहीं समझ पाते, बुद्ध को और डॉक्टर अंबेडकर को समझने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको उठा के अलमारी में सजा दो, सिर्फ मन का इस्तेमाल करो, चिंतन का इस्तेमाल करो, काम चल जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि जब भारत में मुगल आए, मुसलमान आए, तो सत्ता किसकी थी? क्या सत्ता वो सवर्ण लोगों की थी? हमारा राज तो जा चुका था, जो सम्राट अशोक का राज था वो तो जा चुका था, उसको तो गए हुए 400-500 साल हो गए थे। तो सत्ता जो थी वो सवर्ण की नहीं थी, वो ब्राह्मण की थी। तो ब्राह्मण ने सत्ता में रहते हुए और मुगल आके और उसकी छाती पे दाल गल गए, तो काबिल कौन? मुगल। तो नाकाबिल और निकम्मा कौन? ब्राह्मण। जो राज हार जाए, और राज हारने के बाद में उन्होंने समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद में अपने रिश्ते नाते और ब्याह शादी और बहन बेटियां ब्यानी शुरू कर दी। पूरी किताबें भरी पड़ी हैं, सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमारे कोई रिश्ते नहीं हुए उनसे, जो सवर्ण लोग थे उनके कोई रिश्ते नहीं हुए, ब्राह्मण लोग के रिश्ते हुए हैं। और जब उनसे रिश्तेदारियां हो गई तो वो भी मुगल भी निकम्मे हो गए, और फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेज कैसे आ गए? अगर इतने काबिल मुगल थे मगर ब्राह्मणों से मिलके वो नाकाबिल हो गए, नाकाबिल लोग से नाकाबिल मिलेंगे तो आदमी काबिल भी नाकाबिल हो जाता है। तो अंग्रेजों ने राज कर लिया, और राज कर लिया उनके ऊपर, और अंग्रेजों का राज हो गया। अंग्रेजों का राज आने से या मुगल का राज आने से, या दुनिया में कोई भी कहीं कॉलोनी या राज बनाता है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जिनके ऊपर वो राज करता है उनके उद्धार, उनके उत्थान, उनको उठाने के लिए कोई काम नहीं करता। वो अगर कोई काम करेगा तो अपने राज को कायम करने के लिए, अपने व्यापार को कायम करने के लिए वो काम करता है। अंग्रेजों ने हमें यहां सेना में जो भर्ती किया, खुशी से नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ने मना कर दिया कि सेना में भर्ती नहीं होते, तो उन्होंने उनके विरोध में हमको लिया। अंग्रेजों ने जो यहाँ सड़कें बनवाई तो अपना सामान, यानी हमारे देश का सामान बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए सड़कें बनवाई। अंग्रेजों ने जो रेल बनवाई तो पूरे देश में रेल नहीं बिछाई, पूरे देश में सड़क नहीं बिछाई। जहां जहां उनकी सत्ता और सल्तनत, उनकी गाड़ी आने जाने के लिए सुविधा थी, वहां तक बनवाए। अंग्रेजों ने जो पुल बनवाए वो पुल इसलिए बनवाए कि उनकी सेनाएं आसानी से आ सके, जा सके। वो हमारे लिए नहीं थे, हम पे तो वो राज कर रहे हैं। जिस पे राज करेंगे उसे कौन उठाता है ऊपर? तो उन्होंने जो अंग्रेजी हमको सिखाई, अंग्रेजी स्कूल खोले तो अपने ऑफिस का काम करने के लिए, और हम उनकी भाषा जान सकें और सीख सकें, इसलिए उन्होंने स्कूल खोले। हमें फायदा हो गया वो अलग बात है, हमें तो कुछ नहीं था हमारे पास, हम तो बिल्कुल बेकार थे। तो इस बहाने जो हमें फायदा हो गया वो फायदा हुआ है, मगर हमारे फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम एबोलिश नहीं किया, उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम खत्म नहीं किया भारत के अंदर। उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया कि आज से कास्ट सिस्टम खत्म किया जाता है। और उन्होंने कोई ये भी नहीं कहा कि आज के बाद में कोई अत्याचार नहीं करेगा। कास्ट सिस्टम के अधीन में जितने अत्याचार होते थे वो होते रहे। अगर वो खत्म होते होते तो अंग्रेजों के समय खत्म हो गए होते।
या मुगलों के समय ही खत्म हो गए होते, नहीं हुए वो। क्योंकि जो भी कॉलोनी जो भी आता है राज करने के लिए किसी दूसरे देश पे, उसकी संख्या बहुत कम होती है, कुछ हजार, एक आध लाख बस। तो अगर करोड़ों लोगों पे या 5 करोड़ लोगों पे कोई 1,000, 10,000, 1 लाख आदमी लेके आएगा, तो वो समझौते के साथ में और थोड़ी सी शक्ति दिखा के राज करता है, वो अपना पूरा ऑर्डर नहीं चला सकता। एक कंप्रोमाइजिंग गवर्नमेंट होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग राजगद्दी होती है, कंप्रोमाइजिंग राज होता है, राजा होता है, वो कंप्रोमाइज करता है, वो समझौता करता है, विन विन पोजिशन रहती है, तुम भी खाओ हम भी खाएं। तो दबाएंगे किसको? तो दबाने वाले हम ही थे, जिनको दबाया वो हम ही थे। शोषण तो हमारा ही हुआ, हम उठे नहीं अंग्रेजों के राज में, और ना ही हम मुगलों के राज में उठे, हम बाबा साहब के राज में उठे, हम बाबा साहब के राज में अफसर बने, हम बाबा साहब के राज में जाके हमने बोलना सीखा है। ये जो मैं कोट पहन रहा हूं ये बाबा साहब के राज में मिला है मुझे, ये अंग्रेजों के राज में नहीं मिला, ये मुगलों के राज में नहीं मिला, हमारी स्थिति वहीं खराब थी। तो इस बात को अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो सोनू बहन जी पूछती हैं, तो दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में एक औरंगजेब नाम का आदमी जो मुगल राजा था, बड़ा फेमस है, जिसको कहते हैं कि वो जब शाम को रोटी खाने बैठता था तो एक मन जनेऊ, जनेऊ वो जानते हो आप, धागा जो ब्राह्मण के गले में होता है, यानी कि वो इतनी हत्याएं करता था कि एक हत्या में एक जनेऊ को उतारता था, और जब उनको तोलता था तो वो एक मन हो जाते थे। एक मन का मतलब 40 किलो, और जब वो 40 किलो हो जाते थे, 40 शेर, तो 40 शेर का मतलब 50 किलो होता है। तो जब वो एक मन हो जाते थे तुलाई में, तब वो खाना खाता था। यानी उसने इतने सारे आदमी या तो मारे, या इतने सारे आदमी उसने मुसलमान बनाए। ये दिल्ली की कहानी है, और रोज करता था ये काम। अब भाई थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा लो, इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं। एक जनेऊ का जो वजन है 1 ग्राम है, 1 किलो में कम से कम 1,000 जनेऊ चढ़ेंगे। तो एक दिन में 50 किलो के हिसाब से 50,000 जनेऊ हो गए। तो आबादी कितनी थी? अंग्रेजों के समय जो हमारी आबादी थी वो 6 करोड़ थी, और अगर हम अपनी 22% को 6 माने तो 30-32 करोड़ सारी आबादी रही होगी। ये तो अंग्रेजों के समय थी, और अंग्रेजों से पहले मुगल में जाओगे अगर आप 200 साल पहले, तो आबादी कितनी होगी? तो कम से कम 30 करोड़ तो नहीं होगी, तो 6 करोड़ होगी, 5 करोड़ होगी। उसमें कितनी आबादी होगी जो सारे के सारे जो लोग थे जो मुस्लिम बने? अगर वो रोज 40-50 हजार आदमियों को बदल रहा है, उनका जनेऊ उतार रहा है, तो पहली बात तो इतने यहाँ ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जनेऊ जो थे वो 2 या 3% लोगों को मिलते थे। जो बनिए हैं उनको भी जनेऊ नहीं मिलता था। बनियों को तो बाद में पैसा दे के जनेऊ खरीदा है, उन्होंने परचेज किया है। इसकी जनेऊ की लंबाई होती है, जो ब्राह्मण जनेऊ पहनता है वो सबसे लंबा होता है, जो क्षत्रिय को पहनाया जाता है उसको 4 उंगल छोटा होता है, और जो खरीदा गया है वो 8 उंगल छोटा होता है, उसकी लंबाई होती है। तो 3% आदमी कितने? अगर सारी आबादी 10 करोड़ भी आप लगा लो, सेंसस में दे रखी है, मुझे आइडिया नहीं है उसका, 15 करोड़ लगा लो, तो उसमें 3% कितने? और वो दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा है, पूरे देश में उसका राज नहीं है, ना पूरे देश में उसकी सेना काबिज है। तो वो जो मुसलमान बना रहा है या जो मुसलमान नहीं बने उनको काट रहा है, तो वो संख्या तो करोड़ों में जाती है, अरबों में जाती है रोज के हिसाब से, उन 3% के हिसाब से। फिर वो कहते हैं कि उसने जो यहाँ धर्मस्थल तोड़े, हिंदुओं के तोड़े, सारे तोड़ दिए। दिल्ली के सारे धर्मस्थल आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली के सारे ब्राह्मण भी उतने के उतने ही हैं जितने थे, उनकी आबादी बढ़ गई है, कोई नहीं मरा उनमें से, सारे जिंदे हैं उनमें से, कोई नहीं मरा। तो ये जो गोल कपोल कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक मन जनेऊ लेके वो खाता था और उसमें आता था, तो थोड़ा भी ये दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे तो पता चल जाएगा कि भाई कोई नहीं मरा वहां। चलो इसको साइड में छोड़ो, मरे या मराए या उसने छोड़े। अब ये कहते हैं कि टट्टी उठाने का जो काम है, जो सफाई का काम है, वो औरंगजेब ने करवाया। चलो मान लेते हैं औरंगजेब ने करवाया या मुसलमानों ने करवाया, तो भाई मुसलमान चले गए, अंग्रेज आ गए तो छोड़ा नहीं। चलो अंग्रेजों ने भी उठवाया, नहीं छुड़वाया, तो भाई 70 साल से किसका राज है? 70 साल से तो उन्हीं का राज है जो इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमान दोषी है। तो अब क्या दिक्कत आई, अब क्या आफत आई? अब तो उसको ठीक कर लो, अब तो राज मुसलमानों का नहीं है, अब तो मुगलों का नहीं है भाई, अब तो राज तुम्हारा है। तो अब जब राज तुम्हारा है तो इनकी टट्टी उठवानी बंद करो, उनकी सफाई। और हो ये रहा है कि बिल्सन जैसे व्यक्ति को इतना आंध्र प्रदेश के अंदर आंदोलन करना पड़ रहा है, उसको पुरस्कार मिला इस बात के लिए, इस गंदे काम को छिड़वाने के लिए पुरस्कार मिला कि
जो मैन स्कैवेंजिंग है, यानी जो सर पे उठा के टट्टियां जो हमारी औरतें माता बहनें जाती हैं, उसको बंद किया जाए। वो भी भारत में बंद नहीं है अभी तक पूरी तरह से। अब किसका राज है? अब कौन रोक रहा है? अब ना तो मुसलमान है और ना वो ईसाई है। अब क्या दिक्कत आई है? अब क्यों, अब क्या समस्या है? ये सवाल अगर आप अपने मन से उठा लोगे और सोच लोगे तो आपको पता चला जाएगा। ये ठीक वैसे ही सवाल है जैसे जो ए और बी, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर ए और बी कैटेगरी हरियाणा के अंदर उठाते हैं, ए और बी का, ए को इतना दे दिया और बी को इतना दे दिया और सी को इतना दे दिया, जो हमारे टुकड़े करके और हमारे लोगों को लड़ाया जाता है आरक्षण के लिए, किसी बात के लिए। तो हम उनसे ये पूछते हैं सत्ता किसकी है? देने वाला कौन है? अरे देने वाले तुम हो तो तुम बी को ए से ज्यादा दे दो ना, मना कौन करता है? तुम सी को ए और बी से भी ज्यादा दे दो, मना कौन करता? तुम्हारा किसने हाथ रोका है? किसने गला रोका है? किसने तुम्हारा गलेवान पकड़ रखा है? कौन सी तुम्हारी कलम रोक रखी है? तो हमको क्यों लड़ाते हो भाई? किसको इतना मिला? देने वाला कौन है? तो थोड़ा सोच लो कि देने वाला कौन है। हम तो देने वाले है ही नहीं। हम तो जब देने वाले होंगे तो हम तो ये कहेंगे कि जो बहुत ज्यादा ले गया उसको जरूरत नहीं है, जिसको कुछ नहीं मिला वो सारा ले जाओ, क्योंकि इक्वलिटी आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों के लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए, समस्याओं के लिए सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, जो कह रहा है वो कर क्या रहा है, इसका दूसरा पक्ष क्या है। अगर आप दूसरा पक्ष के इस बारे में सोचेंगे इस पक्ष में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको लड़ा कौन रहा है। ये समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है अगर आप सोचना शुरू कर दें, मगर आप तर्क वितर्क कुतर्क में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब आप दूसरे की किताब पढ़ते हैं और दूसरे की किताब पढ़ के और जब बात करेंगे तो बात दूसरे की रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए। ये जो कबीर दास हैं, कौन सी किताब पढ़ के आए? सोचने का काम करते थे। कितने मार्ग क्षमता थी और कितने प्यार से बोल जाते थे। ये जितने भी संत हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते थे? सोचने का काम करते थे। ये सोचने के काम का पैसा नहीं लगता और सोचने के लिए किसी ने मना नहीं किया। इसलिए सोचने का काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम खड़े कहाँ हैं और हमको खड़ा किसने कर रखा है और हमको कह कौन रहा है कि तुम खड़े और बैठे हो। एक एक चीज बिल्कुल सामने निकल के आ जाती है। यही कमाल था बुद्ध का। इसीलिए बुद्ध से डरते हैं, इसीलिए घबराते हैं बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध को जो जान लेता है तो बुद्धि सारी खुल जाती है उसकी। किताब एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाता है। एक एक चीज स्पष्ट सामने दिखाई दे जाती है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले ये देखो कि ये समस्या हमें बता रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बता रहा है हमें। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा जो ये हमारे कान में ये बात डाल रहा है, हमारे दिमाग में ये बात डाल रहा है, और इसमें इसका फायदा क्या है। एक पंजाबी में कहावत है, वो एक बार किसी का घर जल रहा था, तो जिसका घर चल रहा था जलाने वाला रास्ते में मिला, तो उसने कहा कि सुन, वो उधर घर जल रहा है। तो उसने कहा तैनू की, तुझे क्या घर जल रहा है? उसने कहा तेरा घर जल रहा है। पहले उसने कहा मैनू की, उसने कहा कि घर जल रहा है, तो उसने कहा मैनू की, मुझे क्या मतलब किसी का घर जल रहा है। उसने कहा तेरा जल रहा है, तो बोला तैनू की, तो तुझे क्या मतलब, घर जल रहा है तो ठीक है, तुझे क्या, मेरा जल रहा है तो तुझे क्या। ये इससे स्पष्ट होता है कि आप उसका उद्देश्य को पूछो कि भाई तुझे क्या है, तैनू की है, तू क्यों यहां परेशान हो रहा है। जब आप उसकी परेशानी उससे पूछेंगे तो उसकी आवाज लड़खड़ा जाएगी, उसकी आंखें डबडबा जाएंगी, हिल जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर का चोर पकड़ लिया आपने। हमारे कान में उल्टी सीधी बात जान चढ़ के जा रहा है। इसीलिए ये जो कंसेप्ट बार बार बताया जाता है, और यहाँ इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से जाना परखा है कि समण संघ के अंदर कास्ट की बात करेगा तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। समण संघ का बेसिक रूल है, समण संघ में कभी कास्ट नहीं थी पहले। इसलिए कास्ट का फायदा चुपचाप लेते रहो, आरक्षण पूरा लो, एमपी बनो, एमएलए बनो, कास्ट से जो मिलता है वो ले लो, वो हमारा राइट है, हमारे बाप का राइट है, हमारे बाप ने दिलवाया है, वो हमारे देश का राइट है, उसको छोड़ना मत। सब लेना उसे, मगर उसका जिक्र मत करना ही, और यहां तो बिल्कुल मत करना। यहां हम सारे समण भाई हैं। हमारी स्ट्रेंथ इसी बात में कि हम समण भाई हैं, और सवालों के जवाब खूब आने चाहिए। सवाल खूब करेंगे मगर मन में मत रखना, क्योंकि अगर समण हो तो हमने जात खत्म कर दी जड़ से, मगर फायदा नहीं छोड़ेंगे भाई। कोई यहाँ आ जाए, कोई जाके यहाँ कोई वकील आ जाए और यूं कह जी कि आप समण हो और जात का फायदा ले, तो लेंगे हम तो 2 बार लेंगे, 10 बार लेंगे, डबल लेंगे, 2 सर्टिफिकेट बनवा के लेंगे, 3 लेंगे, हम तो 4 लेंगे, राइट है हमारा। पर हम जिक्र नहीं करेंगे और हम इसको अप्लाई नहीं करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको आमदनी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है। ये बात हम साफ कई बार बता चुके हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। आजकल हम 15 मई 2022 में जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो 1000 से लेके और 1,500 2,000 लोग तक होगी, और पूरे देश से और बाहर से लोग आएंगे, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं।
और सभी लोग अपनी अपनी लिस्ट बना रहे हैं कि भाई किस किस को आना है, किस किस को यहाँ पे स्पोक बनाना है। और तैयारी अभी से करिए, क्योंकि जो पहले तैयारी कर लेते हैं वो बाद में आराम से रहते हैं, और जो बाद में तैयारी करते हैं वो अभी भी दबाव में रहेंगे कि तैयारी करनी है, और तैयारी नहीं करेंगे तो बाद तक दबाव में रहेंगे। इसलिए उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो आजकल फोन हो रहे हैं, तो फोन पे एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। 2 तरह के एक्सपीरियंस जो होते रहते हैं, जैसे जैसे होते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, आपके काम आएंगे। हमने एक वी द पीपल समर संघ की मीटिंग की थी आंध्र भवन में। सारे हमने जो बड़े बड़े संगठन चलाने वाले लोग हैं उनको बुलाया था। बात बनी नहीं, क्योंकि संगठन के लोग अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ना चाहते। तो चूंकि अब हम उनको कॉल कर रहे हैं, दोबारा से उनको रिकॉल करना है, तो उनका फोन लगाया। तो एक व्यक्ति का मैंने बनारस में फोन लगाया, जो एक संगठन चलाते हैं। वो बेसिकली संगठन चलाते हैं, बाबा साहब की बात सुनाते हैं और धर्म की भी बात बताते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या हाल है क्या नहीं। उन्होंने पूछा जी सब ठीक ठाक है, आप बताइए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका जो संगठन है, इसके अलावा वहां कितने संगठन काम कर रहे हैं? 1-2 मैंने बताए, 2-3 उन्होंने बताए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सारे संगठन जो धर्म के और बाबा साहब के हैं और भिक्खू के भी हैं, क्या ये कभी एक साथ इकट्ठे बैठते हैं? कोई इनमें इकट्ठे सामंजस्य में है कि अगर हम बनारस में सब लोगों से बात करना चाहें तो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं, साथ साथ तो नहीं बैठते। तो मैंने कहा भाई अगर साथ साथ नहीं बैठते तो फिर काय के संगठन है, कैसे बात बनेगी, कैसे काम चलेगा? तो कभी इकट्ठा होने का कोई तरीका तो होगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ, एक बार 2 अप्रैल को 18 को अपने आप इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा भाई वो तो जो समस्या आई थी तब इकट्ठे हुए थे। तो कहने लगे हाँ जी, जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, जब भी कोई एट्रोसिटीज होती है या कहीं कोई मर कट जाता है, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सब एक हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप इकट्ठे होने के लिए एट्रोसिटीज का, किसी के मरने का, किसी के बलात्कार का इंतजार करते हो? क्या ऐसा सिस्टम नहीं है कि बिना मरे, बिना बलात्कार हुए, बिना एट्रोसिटीज हुए हम इकट्ठे रहें, ताकि बलात्कार हो ना, ताकि ये कोई मरे ना, ताकि कोई एट्रोसिटीज ना हो? तो उसने कहा जी नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम हमने, बड़ा मायूस होकर कहा उसने, ऐसा तो कोई सिस्टम हमने यहाँ बना नहीं रखा। जब भी कोई एट्रोसिटीज होती है, कोई बात हो जाती है, तो सबको मैसेज जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। पूरे देश में यही चल रहा है। कोई मरेगा जिएगा तो वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप कोई ऐसा सिस्टम बना लीजिए जिससे कि सारे इकट्ठे हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर वो बात पे आ गए कि जी आप आजकल क्या कर रहे हो? तो शायद उनको वीडियो नहीं पहुंच रही है, वो देखते नहीं होंगे, बड़े निंदिता है। तो मैंने कहा जी हम तो वही काम कर रहे हैं जो आंध्र प्रदेश में आपको बताया था, जुड़ने का और जोड़ने का। बोले अच्छा, तो उद्देश्य क्या है? मैंने कहा जी उद्देश्य और ऑब्जेक्ट और हमारा जो भी कुछ है वही है, जुड़ना है, जोड़ना है। कह रहे नहीं तो फिर जुड़ने जुड़ने से क्या होगा, उद्देश्य क्या है? मैंने कहा जी एक ही 1 पॉइंट ही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, यही उद्देश्य है, जुड़ने का, जोड़ने का, और कोई उद्देश्य हमारा नहीं। फिर उन्होंने बात बदली, अच्छा मैं अभी जा रहा हूं, मेरी गाड़ी में जरा आवाज कम आ रही है, ये आ रही। मतलब वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए कि जुड़ने जोड़ने का भी काम है। और मेरे सारे सवाल के जवाब में वो ये नहीं बता पा रहे कि वो सब इकट्ठे हैं नहीं, मतलब खुद तो फेलियर हैं वो। उनके पास में कोई सिस्टम नहीं है कि हमारा कोई आदमी ना मरे और वो जुड़ जाए। वो एक शहर में नहीं जुड़ सकते, और हमको कह रहे हैं कि जुड़ने जुड़ने का उद्देश्य है नहीं, कोई और उद्देश्य बताओ। उनको उद्देश्य चाहिए, उनका उद्देश्य या तो उनसे मैच होना चाहिए या कोई डिफर होना चाहिए, जो यहाँ चलते रहते हैं। ये समस्या सभी लोगों में है। इसलिए आपको इस बात पे बहुत अच्छी तरह से मजबूती से रहना है कि हमारा 1 पॉइंट कार्यक्रम है, जुड़ने का, जोड़ने का, और यही उद्देश्य है हमारा, और यही हमारे हाउस से पास है। इसके अलावा हमारा कोई काम है नहीं। एक दूसरे व्यक्ति से बात हुई, वो भी संगठन चलाता है। संगठन चलाता क्या, संगठन पर रोजी रोटी खाता है। तो वो एक बार मिला, जहां संगठन जुड़ने की बात आई, तो मैंने उसको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आप देखो, अगर आपका जुड़ने जुड़ाने का अगर मन बना हो तो ठीक है। तो वो मेरे से लड़ बैठा। वो वीडियो देखता है, उसको जानकारी है। तो वो इसलिए लड़ बैठा कि मैंने उसको यहाँ वी द पीपल समर संघ में देर से फोन किया, उसने मुझे बुलाया नहीं, और उसको यहाँ स्टूल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए। यानी कि वो वी द पीपल समर संघ में कोई अपनी स्थिति और पोजीशन ढूंढ रहा है। तो मैंने उससे कहा भाई वी द पीपल समर संघ में अब आओ या बाद में आओ, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सारे बराबर हैं। और यहाँ भाई हम तेरे को पोस्ट या तेरे को स्टूल या कुर्सी या मंच हम कहाँ से दें? हमारे पास ही नहीं है। बस दें तो जब ना, जब हमारे पास हो हम तो अपना दे दें। अब हमारे पास ही नहीं है कोई स्टूल कोई कुर्सी, तो तुझे कहां से दें? तो यहाँ ना भाई मंच है, ना माला है, और ना यहाँ पर कोई पोस्ट है। यहाँ जैसा तू है वैसा हमें, जितना काम तू करता है उतना हम करते हैं, कुछ कम कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। उसको यकीन ही नहीं हुआ इस बात का। वो ना जी पोस्ट और कुर्सी तो जरूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता, आप देना नहीं चाहते।
आप बताना नहीं चाहते, मैं आप देर से आए हो इसलिए कुछ गड़बड़ है, आप मुझसे नाराज हो। अब भाई मैं काहे का नाराज हूं। ये छोटी छोटी समस्या है कि बड़े बड़े नेता कुर्सी और मेज और स्टूल ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ स्टूल स्टूल होता नहीं तो ये दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जमीन पे बैठने वाले हम सारे लोग हो गए हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि हम जमीन पे बैठते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई मंचमाला पद या पोस्ट नहीं है। लोगों को यकीन नहीं होता कि हम अपनी रोटी अपनी जेब में रख के लाते हैं और साथ बैठ के खाते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो इकट्ठा होना है। लोगों को यकीन नहीं होता कि हम बिना चंदे के बिना पैसे काम करते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि इतनी सारी मीटिंग वर्चुअल और एक्चुअल और लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये बिना पैसे के भी संभव है। लोगों को यकीन नहीं होता कि हम इतने भाईचारे इतने परिवार में आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारे जो संबंध है वो हमारे सगे परिवार से भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यकीन नहीं होता। क्योंकि यकीन इसलिए नहीं होता कि 70 साल से जो वो ढो रहे हैं और जो वो देख रहे हैं उसी में उनका यकीन विश्वास है। ठीक वैसा जैसा किसी बच्चे को ये बता दिया जाए कि देयर इज गॉड, कोई गॉड है दुनिया के अंदर, और उसको गॉड बताते रहे कि गॉड है गॉड है गॉड है, और गॉड की कोई उसे छोटी मोटी तस्वीर फोटो वगैरह कुछ दिखाते रहे, और उसके माँ बाप दादा दादी उसको यकीन दिलाते रहे कि गॉड है गॉड है गॉड है, और अचानक उसको 60-70 साल की उम्र में ये पता चले कि गॉड नहीं है। भाई हार्ट अटैक होगा, उसे बचने के चांस कम ही रहेंगे, उसकी तो सारी मान्यता ही टूट जाएंगी इस बात के लिए। ठीक वैसा ही स्थिति हो रही है संगठनों में। जो लोग हैं पदाधिकारी हैं उनसे बात करने में आधा आधा 1 घंटा लगता है, मगर लगेगा, ये टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास में। बहुत ज्यादा शॉर्टकट है तो ये है कि आप अपनी वीडियो बना बना के डालें। आज BS आजाद जी बता रहे थे कि 5 यूट्यूब चैनल हमारे हो गए हैं, उनके पास में उसकी क्लिक है, तो 5 यूट्यूब चैनल हमारे हो गए हैं। वो इस बात को बता रहे हैं, और अगले 5-7 दिन में सब लोग यूट्यूब चैनल बना लीजिए और वीडियो सारी लोड करके इससे जो चैनल है उनसे लोड करके अपने अपने उस पर डालिए। तो जितने ज्यादा हमारे चैनल बनेंगे उतने उनको बताने में आसानी रहेगी। उसके ब्लॉग लिखने शुरू कीजिए, इसके आर्टिकल लिखने शुरू कीजिए, हाथ से लिख के इसके फोटो खींचने शुरू कीजिए, टाइप करके लिखना भेजना शुरू कीजिए, ऑडियो बना के भेजिए। ऑडियो बजाना बड़ा आसान है। मोबाइल उठाइए, उसमें वॉइस रिकॉर्ड कीजिए जो आपने करनी है और उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज चला जाएगा। तो पोस्ट बनाइए, तो हाथ से बनाइए, तो झंडा बनाइए, तो बैनर बनाइए, तो बिल्ला बनाइए, तो घर के ऊपर लगाइए, दरवाजे पर लगाइए। तो करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे, जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, जल्दी हमें फायदा हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि समर संघ, वी द पीपल, हम भारत के लोग जितने भी हैं, अब हम जीत के मुहाने पर खड़े हुए हैं। जीतने के लिए हमें न डंडा उठाना है न डंडी उठानी है, सिर्फ हमको फोन उठाना है। और फोन सबके पास है, सिर्फ फोन उठा के उनको या तो व्हाट्सएप मैसेज भेजिए या वीडियो भेजिए या ऑडियो भेजिए, और कुछ ना कर सकें तो वॉइस कॉल कीजिए, बात करिए फोन पे। और जिनके पास फोन भी नहीं है उनसे कहिए कि भाई मैं आ रहा हूं, मुंह से बात करिए। हम अगर उन तक बात को पहुंचा देंगे तो हमारी बात आगे जाएगी, उनको समझ में आएगी, और जब उनको समझ में आएगी तो फिर हम इकट्ठे होंगे। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जब तक बात को समझेगा नहीं वो इकट्ठा नहीं हो सकता। यहां भी जितने लोग हैं वो 10 महीने से, आज ठीक 10 महीने हो गए हमको। 4 तारीख आज है, हम 5 मई से स्टार्ट हुए थे, आज पूरे 10 महीने हो गए हैं। कल 10 महीना और 1 दिन हो जाएगा। 10 महीने से लगातार जो सुन रहे हैं और जान रहे हैं और जो समझ रहे हैं, सुन के बात को वो उनको समझ में आया तब उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो यही माने कि और भी जो लोग हैं वो सुनेंगे, बात को जानेंगे, तब वो काम करना शुरू करेंगे। जब तक कन्विंस नहीं होंगे, जब तक बात को समझेंगे नहीं, तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे। और जब तक काम शुरू नहीं करेंगे तब तक इकट्ठे नहीं होंगे, और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक मिलेंगे नहीं, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मजबूत नहीं होंगे, और जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक बचेंगे नहीं। क्योंकि जैसे लकड़ियों का उदाहरण होता है कि एक लकड़ी को तोड़ लेते हैं, मगर लकड़ी जब जुड़ जाती है और आपस में मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो वो लट्ठ बन जाती हैं, तो पूरा पूरा ब्लॉक बन जाती हैं। फिर उनको तोड़ना मुश्किल होता है, वो नहीं टूटती फिर। वैसे ही जैसे ही हम जुड़ जाएंगे हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। इतने मजबूत हो जाएंगे फिर हमको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर तो हम जिसको चाहेंगे उसको तोड़ सकते हैं। क्योंकि जब एक लाठी मजबूत होकर जुड़ जाती है तो फिर तो वो औरों को तोड़ती है, उसको कोई नहीं तोड़ता। तो मजबूत हमको हर हालत में होना पड़ेगा। इसलिए वी द पीपल समर संघ के अंदर मीटिंग बहुत लग रही है। आज एक भावनगर गुजरात की मीटिंग बढ़ गई है, कल इतनी सारी मीटिंग बताई थी, आज एक मीटिंग और बढ़ गई है।
जो डॉक्टर रंजना है उन्होंने एक मीटिंग बढ़ा दी है, तो आप भी मीटिंग बना के यहाँ अनाउंस कीजिए कि ये मीटिंग होनी है, ऐसे ऐसे मीटिंग होनी है। और एक मैसेज बनाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाना है, उसके लिए किसी को पैसा नहीं देना, ना चंदा देना है, ना पर्ची कटनी है। और सारे रिश्तेदारों को फोन उठा के मना कर दीजिए कि इस बार बाबा साहब की जो जयंती है वो बिना पैसे के मनेगी। हम हाथ में मोमबत्ती लेके जलाएंगे, हम हाथ में दिया रख के जलाएंगे, हम अपने घर से खाना लेके आएंगे, हम अपने घर से झंडा लेके आएंगे, सारे काम हम खुद करेंगे, बिना पैसे के और बिना चंदा के करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा सिस्टम खराब हो गया है। ये जो मेंढक हैं ये साल में 2 बार निकलते हैं, 14 अप्रैल को निकलते हैं और एक निकलते हैं विजयदशमी वाले दिन जब निकलते हैं, और चंदा काट के सारी मूवमेंट खराब कर दी इन्होंने। लोगों को इकट्ठा नहीं करते, पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर ये साल में 2 बार भी पर्ची काटने की बजाय लोगों को इकट्ठा करने के लिए आ जाए और परमानेंट इकट्ठा करने का काम करते, तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। साल में 2 बार इकट्ठा करने से हम जीत नहीं सकते। साल में 2 बार तो इवेंट पे इकट्ठा होते हैं। जो लोग लगातार मिलते रहते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं, वो जीतते हैं। भारत के जो मुसलमान हैं दुनिया में सबसे ज्यादा है, इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? एक तो शुक्रवार को सारे मिलते हैं, भाईजान करके खूब मिलते हैं, नए कपड़े पहन के नमाज पढ़ते हैं। दूसरा, जहां भी काम करेंगे, जैसे भी काम करेंगे, उनकी 5 बार की नमाज होती है। नमाज में उनका एक्सरसाइज भी होती है और वो मिलते भी हैं और एक दूसरे के दुख दर्द भी। तो जो समूह, जो परिषद, जो गण रोज 5 बार मिलेगा, उसका कोई क्या कर लेगा? वो सन्निपात बाहुल कर रहे हैं 5 बार, हम हफ्ते में 1 बार नहीं कर रहे, तो उनका क्या कर लेगा? जैसे खाने की रोज आवश्यकता होती है, जैसे रोज नहाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही रोज मिलने की आवश्यकता होती है सुरक्षा के लिए। अगर हम मिलेंगे नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो ईसाई लोग हैं वो संडे को मिल लेते हैं। अब हमारा सोचिए कि हमारा कहाँ है? शनिवार हमारा, सन्निपात बाहुल हमारा, और हम शनिवार को मिलते नहीं। इतवार की छुट्टी है उसको नहीं मिलते, घर में पड़े रह जाते हैं। जो व्यक्ति हफ्ते में भी एक दिन ना मिलता हो अपने लोगों से, उसका सुरक्षित रहना असंभव है। वो सुरक्षित रहेगा तो दूसरों की कृपा से रहेगा। ये ठीक ऐसे है कि जैसे कोई आदमी बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा है, तो वो जो दूसरे लोग उसको बचाएंगे उनसे बचेगा, अपने आप तो वो ठुकेगा ही ठुकेगा क्योंकि तेज चला रहा है। वैसे ही अगर जो व्यक्ति कभी नहीं मिलता, समाज में लोगों से नहीं मिलता, बाई चांस है, जब तक देश में शांति है, जब तक लोग उसके पीछे नहीं पड़े हो, तब तक शांत है, तब तक बचेगा। अगर कहीं कुछ हो गया, लोग उसके विरोध में हो गए, जैसा कि प्रचार चल रहा है कि आरक्षण खा गए, ये खा गए, वो खा गए, दुनिया भर का जहर घोला जा रहा है, अकेला व्यक्ति बच नहीं पाएगा। समूह होगा तो बच जाएगा। इसलिए समर संघ की आवश्यकता है, अधिकारों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। जिनको ये बात समझ में आती है, उनको समझकर चुप नहीं बैठना है, उनको ना समझो को समझाना है, समझना है, समझाना है, समझकर समझाना है, और समझकर चुप नहीं बैठना है कि मैंने 2 को समझा दिया। उनको कहना है आगे समझाओ, उनको डेली उनकी मॉनिटरिंग करनी है, समझाओ। जब तक समझाओगे नहीं, समझोगे नहीं, आगे समझाओगे नहीं, चैन आगे बढ़ेगी नहीं, हम जीतेंगे नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है जीतने का, बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और किसी के भरोसे रहना मत। हर व्यक्ति अपनी जान बचाता है, हर व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाता है। आपके समुदाय या आपकी जान आपको बचानी है, कोई क्यों बचाएगा? जो मारने वाला है उससे तो उम्मीद ही मत करो। और कोई अगर साथ वाला भी है तो वो पहले अपनी बच्चों की जान बचाएगा, अपनी बचाएगा या आपकी बचाएगा। अगर भूकंप आ जाए, छत गिरेगी, तो आपको क्या पड़ोसी बचाने आएगा या पड़ोसी खुद बचेगा? तो पड़ोसी अपनी जान खुद बचाएगा, तो भाई आपको खुद बचानी है। इसलिए बिना किसी लांग लपेट के इस पे लग जाइए, दिन रात। मिलने का, काम करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप मीटिंग लगाइए, और नहीं लगा सकते तो जो मीटिंग लगाइए वहां तक लोग पहुंचाइए। और जो काम करने का दायरा है वो जहां आप बैठे हो वहां से लेके और दुनिया के हर शहर तक है। जो व्यक्ति समझ आपको जहां मिलता है उसको वहीं जोड़ना है, क्योंकि जूम की जो पहुंच है वो पूरी दुनिया में है। इसके लिए ऐसा दिक्कत नहीं है। कहीं का व्यक्ति आपको लगता है उसको फोन करो, मैसेज दो कि भी जुड़ जाएगा, वो वहां के व्यक्ति जुड़ जाएगा, हम यहाँ के व्यक्ति जुड़ जाएंगे, आपस में दीदे जुड़ जाएंगे, बच जाएंगे। अधिकार भी बच जाएंगे, जो पैसे कमाए वो भी बच जाएंगे, जो एजुकेशन कमाई है वो भी बच जाएंगे, बच्चों को बढ़िया शिक्षा भी दिला देंगे। ये सफाई का, गंदगी का जो काम है एक झटके में खत्म हो जाएगा। कोई गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। ना हमने पहले गंदे काम किए और ना हम गंदे काम करने वाले थे। हम राजा लोग थे, फिर से हम राजा बनने की राह पर हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है क्योंकि हम बिखर गए हैं। अगर हम फिर जुट जाएंगे तो बड़ी स्पीड से, क्योंकि अब हमारे पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बस उनके पास काम धंधा नहीं है। वो काम धंधा मिलेगा, पैसा भी आएगा, सारी बातें होंगी, मगर होंगी तभी जब हम जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे,
और जीतेंगे तो जिंदा रह रहेंगे। जिद्द जुड़ने की है, जिद्द जिंदा रहने की है। और इस बार हर हालत में, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि इतना अच्छा आज तक कभी पिछले 70 साल में चला नहीं है। 10 महीने के अंदर आपकी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स लग रही है, अच्छे अच्छे लोगों की नींदें लगी हैं, सिर्फ इसलिए कि समर संघ का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जुड़ने जोड़ने का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जुड़िए और जीतिए, जुड़ना है और जीतना है। धन्यवाद।